हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी सीटों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 5/3/2019 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6/3/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 10,000 रुपये की राशि को एक भाग को 8% और शेष को 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है। यदि औसतन वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग कितने हैं, यानी कि कितने रुपये जो है 8% की दर से लगाए गए थे और कितने रुपये जो है 10% की दर पर लगाए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को आप एलिगेशन से आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि एक आपका प्रतिशत कितना, एक आपका दर यानी कि रेट कितना प्रतिशत है, 8% है। फिर जो है दूसरा दर जो है दूसरे रुपये में कितना प्रतिशत की दर से लगाया गया, तो 10% की दर से लगाया गया। और ओवरऑल जो है उसे कितना प्रतिशत के दर से जो है दोनों को मिलाकर ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होता है, तो 9.2% की दर से। कितने प्रतिशत की दर से, 9.2% की दर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस को यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालेंगे। यानी कि बड़ी संख्या को क्या करेंगे, छोटी संख्या से माइनस करेंगे। यानी कि 10 में से 9.2 जाएगा, 10 में से 9.2% जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8%। फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, तो यहां पर क्या करेंगे, 9.2 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1.2% बचेगा। और इसे क्या करेंगे, रेशियो में यहाँ पर रेशियो दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका परसेंट चला जाएगा, पॉइंट से दोनों तरफ चला जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और आपका इधर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। यानी कि आपका रेशियो जो है ये आपका क्या आ गया, आपके राशि यानी कि आपके प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का किस भागों में विभाजित किया था उनका क्या आ गया, अनुपात में, यानी कि रेशियो में आपका वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आया, 2:3 यानी कि 2:3 आया है। तो यहाँ पर जो है दोनों रेशियो का योग यानी कि दोनों के अनुपातों का यूनिट में योग कितना होगा, तो 3 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट यहाँ पर, यानी कि टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे, 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट के बराबर कितना रुपया दिया गया है, मूलधन 10,000 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया, 10,000 रुपया दिया गया। यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना रुपया आपका हो गया, 10,000 रुपये। कितने रुपये हो गए आपके, 10,000 रुपये। 5 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2,000 रुपये। कितना हो गया, 2,000 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि दोनों का जो है जिस भाग में बांटा गया था उनकी जो है निश्चित राशि क्या थी। तो जब आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है, 2,000 रुपये आ गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2,000 रुपये है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। और जब 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 दूनी 6,000 होगा। कितना होगा, 3 दूनी 6,000 होगा। यानी कि एक राशि जिसे विभाजित किया गया था, एक राशि उनमें से 4,000 थी और दूसरी राशि कितनी थी, 6,000 थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में काफी बार बता चुका हूं। तो चलिए हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर का सारा हल करेंगे। ब्रैकेट का अंदर का यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गुना का हल करेंगे। गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 दूनी आपका कितना होता है, 160 होता है। कितना होता है, 160 होता है। तो क्या करेंगे, 140
प्लस 160 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 140 प्लस 160 यानी कि 140 प्लस 160 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 300 यानी कि 300 आ जाएगा। और 300 में से 24 चला जाएगा, 300 में से 24 चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 में से जो भी जाएगा तो 276, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को हल करने पर हमारा वैल्यू कितना आ गया 276 आ गया। भाग का साइन है तो यहाँ पर भाग का साइन दे देंगे। फिर क्या करेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 20 तिया आपका कितना होता है 60 होता है। सबसे पहले गुना करेंगे तो गुना करने पर आपका कितना आएगा 20 तिया 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। और जब 60 को 80 में जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो 80 प्लस 60 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और 140 में से क्या करेंगे 40 को माइनस करेंगे, 140 में से 40 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है 276 को 100 से भाग देना है, यानी कि 276 को क्या करना है 100 से भाग देना है, यानी कि आंसर आपका किस में है पॉइंट में। तो क्या करेंगे वैल्यू को पॉइंट में लिखेंगे। तो 276 बटा 100 है तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू 2.76 हो जाएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका आंसर कितना आया तो 2.76 आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर भाग का हल करेंगे। भाग का हल करने के लिए जब इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ रहता है तो इसे भाग को क्या किया जाता है गुना में चेंज किया जाता है। गुना में चेंज करने पर सामने वाली संख्या यानी कि 6/3 क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी, यानी कि 3/6 से लिख सकते हैं हम लोग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6/7 लिखेंगे। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 6/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 3/6 लिखेंगे, यानी कि 6 से 6 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, यानी कि भाग करने पर आपका कितना आ गया 3/7। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गुना भी कर लेंगे। तो गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 3 तिया 9 आ जाएगा, यानी कि इतना हल करने पर क्या आ गया आपका 8/9 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है +8/9, यहाँ पर क्या है आपका -8/9 आया, यानी कि +8/9 -8/9 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि इतना का सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, इतना का सॉल्यूशन जो हो गया आपका कितना हो गया, इतना का सॉल्यूशन आपका 0 हो गया। कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करना हमें सिर्फ अब इतना का सॉल्यूशन करना है, वो भी जो है इतना का भाग देने पर आपका कितना आंसर आया था 3/7 आया था, यानी कि हमें करना क्या है 1/3 प्लस 3/7 करना, क्योंकि इतना सारा हल करने पर आपका वैल्यू कितना आ गया था 0 आ गया था, क्योंकि गुना किया था हम लोगों ने 8/9 आया, प्लस 8/9 माइनस 8/9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इतना का मान तो 0 आ गया कट जाने के बाद। फिर यहाँ पर भाग देने का था तो भाग देने के बाद हम लोगों का क्या आया यहाँ पर 3/7 आया, यानी कि बची हुई अब संख्या क्या है 1/3 है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। और यहाँ पर क्या बचा है भाग देने के बाद 3/7, यानी कि क्या करेंगे 1/3 में 3/7 को जोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर जो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 7 हो जाएगा 3 तिया आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 7 आपका कितना हो गया 16/21, यानी कि इस पूरी सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आया 16/21, यानी कि 16/21 आया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये की राशि की निवेश की गई है और ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है, यानी कि जो आपका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लग रहा है कैसा है वार्षिक यानी कि एनुअल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जित ब्याज यानी कि उसे जो है कितना ब्याज यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे रेशियो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर परसेंट यानी कि रेट क्या दिया गया 10%, 10% को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 10% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य चला गया, यानी कि 10% को हम लोग 1/10 भी
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 10% को जब हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमें पता चल रहा है कि 10 यूनिट की राशि पर क्या होता है, 1 यूनिट का ब्याज लगता है। क्या होता है, 10 यूनिट की कोई राशि पर 1 यूनिट का ब्याज यानी कि 1 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। यानी कि पहले साल में यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर उसका मूलधन 10 था तो 1 यूनिट के ब्याज के साथ उसका मिश्र धन कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। यानी कि ये जो आपका होगा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन होगा, और इधर जो आपका होगा क्या होगा, अमाउंट यानी कि ये जो प्रिंसिपल यानी कि इधर क्या होगा 10 मूलधन होगा, और इधर आपका क्या होगा अमाउंट यानी कि ये आपका मिश्र धन होगा। यानी कि दोनों का रेशियो, मूलधन और मिश्र धन का पहले साल का रेशियो जो है कितना आ गया, 10:11। सेकेंड साल यानी कि दूसरे साल में भी आपका रेशियो क्या होगा, यही रेशियो होगा, क्योंकि दूसरे साल में भी प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, और उस पर ब्याज कितने लगेगा, 1 यूनिट यानी कि 11 यूनिट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, रेशियो में आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, रेशियो में प्रिंसिपल आ जाएगा, इधर गुना करेंगे तो रेशियो में आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10×10 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 11×11 कितना हो जाएगा, 121 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 100 यूनिट आपका क्या है, प्रिंसिपल है। 2 साल में 100 यूनिट क्या है आपका प्रिंसिपल, और 121 यूनिट क्या है आपका, 121 यूनिट आपका क्या है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट है। यहाँ पर जो है मूलधन प्रश्न में कितना दिया गया, 5000 दिया गया। कितना दिया गया, 5000 दिया गया। यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि मूलधन क्या है यहाँ पर 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का वैल्यू जो है कितना दिया गया, 5000 दिया गया है। कितना दिया गया, 5000 दिया गया। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या, इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि हमें पता करना है कि कितना ब्याज उसने प्राप्त किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया जाता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है, मिश्र धन माइनस मूलधन किया जाता है। यानी कि मिश्र धन कितना, 121 यूनिट है, मूलधन कितना है, 100 यूनिट है। यानी कि 121 में जब 100 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, किसमें, यूनिट में आ जाएगा। तो 121 यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 121 माइनस 100 करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा। तो 21 यूनिट का वैल्यू जो आएगा आपका वही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 रुपये है तो हमें चाहिए क्या, 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 21 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 21 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 21 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 21 × 105 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो 1050 रुपये प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1050 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि कोई आदमी घास मैदान की घास को 3 मिनट में काटता है, यानी कि कोई आदमी है एक घास वाले मैदान को, यानी कि एक लॉन है जिसमें घास वाला मैदान है, उसे जो है पूरा उस मैदान का घास काटने में कुल कितना समय लेता है, तो 3 मिनट लेता है। कुल कितना समय लेता है, तो 3 मिनट लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो वह 30 मिनट में घास का मैदान का कितना हिस्सा जो है काट सकता है। तो यहाँ पर अगर कुल काम 3 मिनट में करता है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 3 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, 1/t होगा। कितना होगा, 1/t होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 3 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, 1/t होगा। कितना होगा, 1/t होगा। हमें निकालना क्या है, ये 1 मिनट का काम आ गया, हमें निकालना क्या है, 30 मिनट का काम निकालना है। तो क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 30/t आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30/t आ जाएगा।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को टी मिनट में करता है तो उस व्यक्ति का 1 मिनट का काम कितना होगा, 1/t होगा। कितना होगा, 1/t होगा। तो यहाँ पर 30 मिनट का काम पूछा जा रहा था तो इंटू 30 कर दिए, तो आपका क्या आ गया, 30 मिनट का काम 30/t आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक बाइक की अंकित कीमत कितना है, 33,600 रुपये है। एक बाइक है, उसका जो है मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित कीमत कितना है, 33,600 रुपये है। फिर बोला गया कि खुदरा विक्रेता ने होली के अवसर पर 16% की छूट की घोषणा की, तो बाइक की ग्राहक को कितनी राशि देनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 4/25 हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चला कि 25 यूनिट की कोई बाइक की कीमत पर 4 यूनिट का क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। 25 यूनिट की किसी बाइक की कीमत पर 4 यूनिट का क्या मिल रहा है, छूट, यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि उसका जो है मार्क्ड प्राइस कितना है, तो 33,600 रुपया है। कितना है, 33,600 रुपये। हमें चाहिए क्या, कि उसने जो है उस बाइक को कितने रुपये में ग्राहक को बेची। तो था तो उसका दाम जो है 25 यूनिट, लेकिन ग्राहक को 4 यूनिट के छूट पर बेचता, यानी कि 25 यूनिट का सामान ग्राहक को कितने में दे रहा है, 4 यूनिट के छूट में। यानी कि 25 में 4 यूनिट का छूट, यानी कि 21 यूनिट में ही उसे क्या कर दे रहा है, ग्राहक को उस बाइक को दे दिया गया है। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस बाइक को जो ग्राहक को बेचता है कितने रुपये में बेचा, वो आपका राशि यहाँ पर पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका, 25 1 5 3 8 25 3 75 आपका हो गया, 6 5 11 25 चौक 100 25 चौक 100 आपका हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 चौक 84 4 आपका 8 हो गया, 21 चौक 84 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 9 21 3 63 63 आपका 9 हो गया, 72 7 आपका हो गया 21 21 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि आपका इस जो है ग्राहक को कितने रुपए में उस बाइक को बेचा गया था, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया आंसर, 28,224 रुपये आ गए। कितने आ गए, 28,224 रुपये आ गए। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक कोई व्यक्ति है, उसको जो है 20 मीटर कपड़े बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि कोई व्यक्ति 20 मीटर कपड़े बेच देता है तो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला क्या गया, सबसे बोला गया है कि 20 कपड़े जो है क्या किए गए, बेचे गए। यानी कि 20 कपड़े का क्या एसपी, 20 मीटर कपड़े का क्या एसपी, यानी कि 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर 20 मीटर कपड़े का क्या हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ये आपका क्या हो गया, 20 मीटर कपड़े का एसपी हो गया। उसमें से क्या किया, 4 मीटर कपड़े का लाभ हुआ। यानी कि 4 एसपी, 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यानी कि 4 एसपी के बराबर क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जब एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इधर आपका क्या हो गया, माइनस करने पर 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आ गया। तो 20 मीटर उसने अगर कपड़े बेचे हैं तो 20 मीटर कपड़े उसने पहले खरीदे होंगे,
अगर उसने 20 मीटर कपड़े बेचे हैं तो पहले उसने 20 मीटर कपड़े खरीदे होंगे, यानी कि 20 मीटर कपड़े का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो इधर भी 20 मीटर कपड़े का सीपी, इधर भी 20 मीटर कपड़े का सीपी, यानी कि दोनों सीपी क्या हो जाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 मीटर कपड़े का सीपी यानी कि क्रय मूल्य और 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 एसपी बराबर आपका हो जाएगा 20 सीपी। हल करेंगे इसे तो 4 पचे 20, 4 चक 16 आ जाएगा। यानी कि एक वस्तु का, मैं यहाँ पर बटा में करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एसपी बाई सीपी यानी कि 4/5 हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, और 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। यानी कि खरीदा गया उसे 4 यूनिट में, बेच दिया गया कितने में, 5 यूनिट में। यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। खरीदा गया 4 यूनिट में, बेच कितने में दिया गया, 5 यूनिट में बेच दिया गया, यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। कुल कितने में, तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी कितनी है, 4 यूनिट है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में चला जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कितना होता है लाभ, तो 25% का कुल लाभ होता है। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 25% का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि विराट कोहली का 9 पारियों में एक निश्चित बैटिंग औसत है। फिर बोला गया कि 10वीं पारी में उन्होंने 106 रन बनाए, जिससे उनका औसत रन यानी कि एवरेज रन जो है क्या हो गया, 6 बढ़ गया। तो उनका नया बैटिंग औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको मान लेते कि पहले उनका औसत उन 9 पारियों में उनका औसत यानी कि उनका एवरेज जो है कितना था, यक्स था। कितना था, मान लेते कि उनका पहले 9 पारियों में औसत यानी कि एवरेज कितना था, यक्स रनों का था। तो यहाँ पर जो है पहले कितने पारी खेले गए, 9 पारी खेले गए, और उनका औसत हम लोगों ने क्या माना, यक्स माना। यानी कि टोटल उन्होंने 9 पारियों में कितने रन बनाए होंगे, 9 पारियों में उनका औसत यक्स है, तो टोटल रन कितने बनाए होंगे, 9 यक्स बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे, 9 यक्स बनाए होंगे। और 10वें पारी में उन्होंने जो है विराट कोहली ने कितने रन बनाए, तो 106 रन बनाए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 106 रन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका हो गया 9 पारियों का रन हो गया, ये जो आपका हो गया 10वां पारी का रन हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10वीं पारी तक का कुल रन हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ तक क्या प्राप्त हो गया, 10वीं पारी तक कुल रन प्राप्त हो गया है। यहाँ तक क्या हो गया, 10वीं पारी तक कुल रन प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अब जो है 9 पारी जो है पहले खेला था, 10वीं पारी में 106 रन बनाए, यानी कि नया जो है अभी तक कितने मैच टोटल जो है खेल चुके हैं, तो अब 10 मैच खेल चुके हैं। और 10 मैच खेलने के बाद उनका औसत रन जो है क्या हो गया, 6 बढ़ गया। पहले उनका औसत यक्स था, उसमें अब क्या हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। यानी कि अब उनका नया औसत कितना हो गया, तो यक्स प्लस 6 हो गया। यानी कि टोटल अब पारी कितने खेले हैं, 10 खेले हैं, और उनका औसत कितना हो गया, यक्स प्लस 6 हो गया। यानी कि इधर भी आपका क्या हो गया, उन 10 पारियों का रनों का योग हो गया। इधर भी 10 पारी के रनों का योग, इधर भी 10 पारी का रनों का योग, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 पारियों तक का रनों का औसत आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो 10 यक्स 9 यक्स, तो 10 यक्स उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यक्स बचेगा। यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 छक 60, यानी कि 106 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 106 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 46 बचेगा। यानी कि 9 पारियों तक का, 10 पारियों तक का ये औसत नहीं है, हम लोगों ने क्या माना था, एवरेज। 9 पारियों तक का एवरेज माना था, यानी कि 9 पारियों तक औसत जो है कितना था, 46 था। लेकिन पूछा क्या गया कि बैटिंग का नया औसत क्या है, यानी कि 10वीं पारी के बाद उनका औसत क्या है। तो 10वीं पारी में उनका औसत में कितनी वृद्धि हुई थी, 6 की वृद्धि हुई थी। यानी कि 10वीं पारी का औसत रन निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 46 अच्छे आपका 52 हो जाएगा। यानी कि 10वीं पारी के बाद जो है विराट कोहली का औसत कितना हो गया, तो 52 का औसत हो गया। कितना का औसत हो गया, तो 52 का औसत हो गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा 250 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से खरीदता है और 40 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का सूती कपड़ा 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है। तो दोनों कपड़ों के कीमतों के बीच का अंतर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले वाले कपड़े का कुल मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रति स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर अगर वो खरीदता है कपड़ा तो उसके रुपये उसको जो है उसके लिए कितना रुपये जो है देना पड़ेगा, तो 250 रुपया देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि वह व्यक्ति जो है कितने स्क्वायर मीटर कपड़ा खरीदता है। तो स्क्वायर मीटर निकालने के लिए क्या हमें निकालना होगा, इनका एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दी गई है कि लंबाई दी गई है, उस कपड़े की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस कपड़े का क्या आ जाएगा, इस कपड़े का एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमेशा किस में होती है, मीटर स्क्वायर, मतलब कि इसको हमेशा किस में होगी, मतलब किस में होगी, स्क्वायर में होगी, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है लंबाई यानी कि लेंथ कितना दिया गया, तो 50 मीटर, ब्रेथ कितना दिया गया, 1 मीटर दिया गया पहले वाले कपड़े का, दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर 250 रुपये जो है लगता है, तो 50 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 से गुना कर देंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कपड़े का मूल्य 250 रुपया लगता है, तो 50 मीटर स्क्वायर का मूल्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, 250 से गुना कर देंगे, तो आपका कुल मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 25 125, यानी कि 12,000 आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 12,500 आ जाएगा। तो ये तो आपके पहले वाले कपड़े का कुल मूल्य हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे वाले कपड़े का कुल मूल्य निकालना है। तो दूसरे वाले कपड़े की लंबाई कितनी है, तो 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, तो 2 मीटर है। दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लंबाई कितनी है, 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, दोनों को गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उनका एरिया आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी आपका हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है दूसरा कपड़ा जो है कितने प्रति मीटर स्क्वायर के रुपये से जो है मिल रहा है, तो 200 रुपये, यानी कि अगर आपको दूसरे वाले कपड़े का 1 वर्ग मीटर कपड़ा लेना है तो उसके लिए आपको 200 रुपये भुगतान करने होंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 200 रुपया लगता है। तो 80 मीटर स्क्वायर के कपड़े का मूल्य, कुल मूल्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, 200 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। यानी कि पहले वाले कपड़े का मूल्य कितना है, 12,500 है, और दूसरे वाले कपड़े का मूल्य कितना है, 16,000 है। हमें चाहिए क्या, इन दोनों का अंतर चाहिए, यानी कि डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16,000 में से 12,500 को माइनस कर देंगे, यानी कि हमें चाहिए क्या था, डिफरेंस, यानी कि अंतर चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16,000 को 12,500 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16,000 में से 12,500 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 3500 आ जाएगा। यानी कि दोनों मूल्यों का अंतर कितना है, तो 3500 रुपये अंतर, यानी कि डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस का एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घनाभ का आयतन क्या है। तो मैं यहाँ पर आपसे फिगर बनाकर आपको समझा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया। यहाँ पर मैं क्यूबॉइड का आपका फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका बन गया आपका फिगर। तो यहाँ पर जो है बोला क्या गया, यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपको बेस दिख रहा है, ये जो आपको नीचे बेस दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया कितना दिया गया, तो 34 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 34 सेंटीमीटर दिया गया। यानी कि ये जो बेस है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 34 सेंटीमीटर दिया गया।
तो जब भी कोई बेस होगा वो घनाभ का हमेशा क्या होगा, नीचे जो बेस होगा कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा यानी कि आयताकार होगा। और आयताकार का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो हमें यहाँ पर से क्या पता चल गई, लेंथ और ब्रेथ का गुना पता चल गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इनका बेस होता है, किसी घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का बेस होता है, उनका एरिया जो है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यानी कि हमें यहाँ पर यल इंटू भी का वैल्यू क्या पता चल गया, यहाँ पर 34 यानी कि 34 पता चल गया। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई का वैल्यू क्या पता चल गए, 34 पता चल गई। और यहाँ पर दिया क्या गया, ऊंचाई का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, 3.5 दिया गया। तो 3.5 सेंटीमीटर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। यानी कि 3.5 को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं, यानी कि हाइट आपका कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम यानी कि घनाभ का आयतन आ जाएगा। हल करेंगे इसे, 2 से काटेंगे 34 को तो 17 बार में चला जाएगा, 17 सतह कितना होता है, तो 119 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ में दिया गया है कि 100 में से 3 विषयों में 3 छात्र ए, बी एवं सी द्वारा जो है प्राप्त अंक है। यहाँ पर जो है छात्र के नाम दिए गए ए, बी, सी। इसमें जो है 3 विषय, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, और सभी छात्रों का इनमें अंक दिया गया है। तो ये तो आपका हो गया ग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर ए द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना है। यानी कि ए जो है गणित में 88 प्राप्त करता है, विज्ञान में 86 प्राप्त करता है, अंग्रेजी में 66 प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर ए ने जो है तीनों विषयों में मिलाकर कुल मिलाकर उसने जो है ए ने जो है कितना अंक प्राप्त किया। तो क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ए जो है गणित में 88, विज्ञान में कितना 86, अंग्रेजी में 66, सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 8 से 14, 6 20, हाथ में 2, 8 8 16, 6 22 2 कितना हो गया आपका 24 हो गया। यानी कि ए ने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए थे, तो 240 अंक प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। कोई एक पाइप है, किसी टंकी को 20 मिनट में पूरी तरीके से भर सकता है। फिर बोला गया कि जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हो तब एक रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होगा। यानी कि TW आपका होता है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भरने वाले नल की जो है यानी कि भरने वाली पाइप की कार्य क्षमता निकालेंगे और जिससे रिसाव हो रहा है उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है भरने वाली पाइप यानी कि इनलेट पाइप जो है कितना मिनट में भरता है, तो 20 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। और आउटलेट पाइप मान लेते हैं, आउटलेट पाइप जो है उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, तो 28 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 और 20 का एलसीएम 140 होगा। 140 को क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 140 को जब 28 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि पहला वाला जो नल है यानी कि इनलेट पाइप यानी कि भरने वाली जो पाइप है वो कितने यूनिट जो है प्रति मिनट भरता है, तो 7 यूनिट भरता है। यानी कि क्या कितने भरता है, 7 यूनिट भरता है। लेकिन जो दूसरा पाइप है वो क्या कर रहा है,
प्रति मिनट जो है 5 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी कि पहला वाला पाइप 7 यूनिट भरता है तो दूसरा पाइप 5 यूनिट जो है प्रति मिनट खाली करता है। तो जब दोनों को खोल दिया जाएगा, जब दोनों पाइप यानी कि या फिर बोल सकते हैं दोनों नल को खोल दिया जाएगा, तो प्रत्येक मिनट में जो है भरेगा कितना, पहला पाइप जो है 7 यूनिट तो 1 मिनट में भर देगा, लेकिन उसी समय पहले मिनट में ही दूसरा पाइप जो है क्या करेगा, 5 यूनिट खाली कर देगा। यानी कि पहला पाइप तो 7 यूनिट भरेगा लेकिन दूसरा पाइप 5 यूनिट खाली कर देगा। यानी कि दोनों नल को अगर खोल दिया जाएगा तो कुल मिलाकर 1 मिनट में 2 यूनिट ही भर सकेंगे। कितने भर सकेंगे, क्योंकि एक पाइप 7 यूनिट भरता है तो उसी मिनट में दूसरा पाइप जो है क्या कर देता है, 5 यूनिट खाली कर देता है। यानी कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो मात्र 2 यूनिट पर मिनट जो है क्या कर पाएंगे, उस टंकी को भर पाएंगे। हमें भरना कितना, 140 यूनिट भरना है। कितने यूनिट भरना है, 140 यूनिट। तो टाइम बराबर अभी आपको क्या बताया गया, टोटल वर्क, यानी कि भरना कितना है तो 140, यानी कि कुल कार्य करना कितना, 140, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है तो 2 है। जब दोनों नल को खोल दिया जाएगा तो कितने क्षमता से जो है भरेगा, 2 की क्षमता से। भाग देंगे तो आपका समय आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 140 कितना बार में चला जाएगा, 70 बार में। यानी कि जब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो भरने में कितना समय लगेगा, 70 मिनट लगेंगे। कितना लगेंगे, 70 मिनट, यानी कि 70 मिनट। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपके 3 अंक दिए गए, 3, 7 और 15। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका चतुर्थ अनुपात यानी कि 4th प्रपोर्शन जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, यानी कि मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, 4th प्रपोर्शन, ये आपको हमेशा याद रखना होता है सारे का फॉर्मूला। तो चतुर्थ अनुपात यानी कि 4th प्रपोर्शन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। क्या होता है, दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चतुर्थ अनुपात यानी कि 4th प्रपोर्शन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होती है। तो दूसरी, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। तीसरी संख्या कितनी है, 15 है, और पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 3 है, तो नीचे 3 लिख देंगे। हल करेंगे तो आपका चतुर्थ अनुपात यानी कि 4th प्रपोर्शन आपका आ जाएगा। 3 से काटेंगे 15 को तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि चतुर्थ अनुपात आपका कितना आ गया, तो 7 से गुना करेंगे 5 में तो आपका कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि चतुर्थ अनुपात आपका कितना आ गया, 35 आ गया, यानी कि 35 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि एक आयत की लंबाई, क्या दिया गया कि यदि एक आयत की लंबाई 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है, यानी कि पहले उसकी लंबाई 4 थी, अब क्या हो गई, 5 हो गई। फिर बोला गया कि इसकी चौड़ाई जो है 3:3 के अनुपात में कम हो जाती है, यानी कि पहले उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ 3 थी तो अब कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल किस अनुपात में घट जाएगा। तो किसी भी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आयत का यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर रेशियो के हिसाब से पहले उसकी लंबाई 4 थी, पहले उसकी चौड़ाई 3 थी, जब दोनों को गुना किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, पहले उनका क्षेत्रफल क्या था ये हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 × 3 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया यानी कि पहले वाली आयत का क्षेत्रफल आ गया। फिर यहाँ पर बोला गया कि उसकी लंबाई क्या हो गई, 4 से 5 हो गई। कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। और उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 3 से 2 हो गई, यानी कि नया चौड़ाई जो है कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि जब गुना कर देंगे 2 से तो ये आपका नया क्षेत्रफल हो गया, ये आपका पुराने वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या गया, दोनों का अनुपात पूछा गया, यानी कि दोनों का रेशियो पूछा गया। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 को कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका रेशियो यहाँ पर कितना आ गया, 6:5,
यानी कि कितना आ गया 6:5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 6:5 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि बोला जा रहा है कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। क्या बोला गया कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। पहले फेंक पर एक संयुक्त संख्या और दूसरे फेंक पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले फेंक पर एक संयुक्त संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते किसे है। ये जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते किसे है। कंपोजिट नंबर उस संख्या को कहते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। यानी कि कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। यानी कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है क्या होता है, 4 होता है। 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। एक इसका एक फैक्टर होता है, 2 एक इसका फैक्टर होता है, 4 इसका एक खुद में फैक्टर होता है। यानी कि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। उसी तरह 6 भी जो है क्या, 6 के भी 3 फैक्टर हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, आपका खुद में 6 हो गया। यानी कि एक पासे में कुल मिलाकर संयुक्त संख्या कितनी होगी, 2 संख्या होगी। एक तो आपका 4 हो जाएगा, एक आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखने की कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिनका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिनका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो एक पासे में कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर क्या है, 2। और टोटल जो है कितने जो आ सकते हैं, 6। 6 में से जो है कितने आने की प्रायिकता है, 2 है। यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी जो है पहले वाले पासे में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर बोला गया है कि दूसरे फेंक में यानी कि दूसरे वाले पासा में जब दूसरा बार उसे जो है फेंका जाता है, पर दूसरे फेंक पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितना। तो आपको पता है कि एक पासे में जो है कितना नंबर होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। और 1 से लेकर 6 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 3 होते हैं और 5 होते हैं। 1 से लेकर 6 तक कितने अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कितने प्राइम नंबर होते हैं, 3 होते हैं। कितने में से, 6 में से। यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3/6 यानी कि 1/2 है। यानी कि दोनों पासे का क्या पूछा जा रहा है, दोनों पासे का संयुक्त प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले पासे का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दूसरे का कितना 1/2 है। दोनों को गुना करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 नीचे 3 दूनी 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपका कितना आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि a/b इक्वल है किसके, 2/3 के, तो आपसे पूछा गया कि 5a³ - 2a² इंटू बी रेशियो 3ab² - b³ का रेशियो में आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है, तो 2 है तो 2 पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर देंगे। और a का वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। यहाँ पर आपका रेशियो में आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू अगर 2 होगा तो 2 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। और 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/40 आ जाएगा। यानी कि 40 माइनस a का वैल्यू कितना है, 2 है, a² करेंगे यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 8 हो जाएगा। और b का वैल्यू 3 है यानी कि 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि इसका सारा हल करने पर कितना आ गया, 40 - 24 आ गया रेशियो। आगे जो है a का वैल्यू कितना है, 2 देना है, b का वैल्यू जो है कितना है, 3 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका कितना, a का वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6
और बी स्क्वायर है तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 6 9 छक 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। माइनस क्या करना है, बी करना है, बी का वैल्यू कितना था 3 था, यानी कि बी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का अगर वैल्यू 3 था तो बी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 40 में से 24 गया तो आपका कितना आ जाएगा 16, और 54 में से 27 गया तो आपका कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आया 16:27, यानी कि 16:27 आया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या दिया गया, 3 फ्रैक्शन नंबर दिया गया, उसका आपसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो जब आपको इस तरीके से नंबर दिया हुआ रहे, फ्रैक्शन में जब नंबर दिया हुआ रहे, आपसे लघुत्तम समावर्तक पूछे तो आपको करना क्या है, जो आपका ऊपर वाला नंबर दिख रहा है उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम ले लेंगे, और जो नीचे वाले सारी संख्या दिख रही है, जो नीचे वाली सारी संख्या दिख रही है उनका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक ले लेंगे। यानी कि जब आपसे इस फ्रैक्शन जैसा नंबर आपको दिया हुआ रहे, आपसे पूछा जाए लघुत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाले सारे डिजिट का क्या ले लेंगे, ऊपर वाले सारे जो है नंबर का क्या ले लेंगे, सारे नंबर का एलसीएम ले लेंगे, और नीचे वाले सारे नंबर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम ले लेंगे। तो 10, 20 और 55 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 55 आपका हो जाएगा 5, इसमें आपका आ गया 4, आपका 5 दूनी 10 आ गया, यानी कि एलसीएम जो है पूरा 10, 20 और 55 का कितना हो जाएगा, 55 × 4 हो जाएगा। यानी कि आप कॉपी पर निकाल के देख सकते हैं, आपका एलसीएम इतना ही आएगा, 5 × 20, 5 × 20 यानी कि 240 आपका एलसीएम आ जाएगा, किसका, 10, 20 और 55 का, कितना 240 आ जाएगा। और नीचे का हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, यानी कि महत्तम समावर्तक लेना है। तो 21, 63 और 5 × 20, 5 × 20, सॉरी आपका ऊपर का जो है 240 नहीं 220 आएगा, मुझसे जो है गलती हो गई थी, तो यहाँ पर 220 आएगा ऊपर। तो नीचे हम लोग क्या लेंगे, नीचे जो है एचसीएफ लेंगे, नीचे का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, यानी कि 21, 63 और 56 का क्या लेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम लेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का यानी कि 21, 63 और 56 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। आप कॉपी पर घर पर निकाल कर देखिएगा, तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग, 5 × 20, 5 × 20 यानी कि 200 और 220, 200 और 20 यानी कि 220 हो जाएगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे को, इस प्रश्न को हल करने पर आपका आंसर कितना आया, 220/7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके के प्रश्न में जब आपसे फ्रैक्शन में सारा नंबर दिया हुआ रहे, आपसे पूछा जाए कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा इन सारी संख्याओं का, तब ऊपर वाले जो सारे नंबर रहते हैं उनका एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर जो है 890 रुपये में खरीद कर 60 रुपये की दर पर 890 रुपये में बेच देता है। यानी कि राम जो है कुछ वस्तुएं 70 रुपये की दर से मतलब 70 की दर पर 890 रुपये में खरीद कर 60 रुपये की दर पर 890 रुपये में बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 890/70 लिख सकते हैं। और उसने जो एक वस्तु को बेचा कितने में, तो क्या करेंगे 890 रुपये, टोटल 890 रुपये में बेचा, कितने वस्तु बेचे, 60 वस्तु बेचे। दोनों का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये आपका क्या था, सीपी था, ये आपका एक वस्तु का सीपी यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये जो आपका क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एक वस्तु का वन जो है आपका आर्टिकल का क्या है, वन आर्टिकल का आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक वस्तु का सीपी और एसपी में रेशियो आ जाएगा। हल कर लेंगे तो 890 से 890 चला जाएगा, 1 0 चला गया, यानी कि एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा 6 और एक वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा 7।
क्या आ जाएगा, एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा 6 और एक वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया और उसे 7 रुपये में बेच दिया गया। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो हल करने पर क्या आया कि उसने जो एक वस्तु को 6 रुपये यानी कि 6 यूनिट में खरीदा और उसे 7 यूनिट में बेच दिया। यानी कि लाभ कितने का हो रहा, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा। 6 का सामान उसने 7 में बेच दिया यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो रहा। और उसने जो है खरीदा कितने में था, 6 यूनिट में, यानी कि लाभ प्रतिशत या फिर लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। तो सीपी कितना यानी कि क्रय मूल्य कितना 6 है। परसेंट में हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। पूर्णांक में आंसर चाहिए तो कितना आ जाएगा आपका पूर्णांक, 16.2/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया आंसर। कितना आ गया, 16.2/3%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को, एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को और 8 सेकेंड में एक आदमी को पार करती है। एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को और 8 सेकेंड में एक आदमी को पार करती है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, या फिर जब आपको समय निकालने के लिए बोला जाए तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल होती है। समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उस ट्रेन की गति निकालेंगे। यहाँ पर बोला गया कि वो जो है एक आदमी को पार करने में उस ट्रेन द्वारा कितना समय लगता है, 8 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि 100 मीटर की उस ट्रेन की लंबाई है, आदमी की कोई भी दूरी नहीं होती है, तो उस आदमी को पार करने के लिए उस ट्रेन की लंबाई को पार करनी होगी। यानी कि उस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी होगी ताकि उस आदमी को पार कर सके। यानी कि अगर उसे जो है उस आदमी को पार करना यानी कि उस ट्रेन को उस आदमी से आगे निकलना है तो उस ट्रेन की लंबाई की दूरी को उस ट्रेन द्वारा ट्रैवल करना होगा। यानी कि उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर चलना होगा उस आदमी को पार करने में। यानी कि चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी बटा समय करेंगे। तो दूरी जो है कितनी चलनी होगी, 100/8। दूरी जो है कितनी चलनी होगी, 100 मीटर, और बटा समय करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100/8। यानी कि उस ट्रेन का स्पीड आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या बोला गया, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 100 मीटर, समय कितना, 8 सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, ट्रेन की गति आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में उस ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा। तो हमें समय चाहिए यानी कि टाइम चाहिए। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल तो हमें पता चल गई कि 100/8 है। चाल यानी कि स्पीड तो हमें पता चल गई कि 100/8 है। ऊपर क्या लिखना है, दूरी लिखना है। ऊपर क्या लिखना है, दूरी लिखना है। तो दूरी जो है 100 मीटर लंबाई वाले ट्रेन को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की भी लंबाई चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को इसमें ना जोड़कर क्या करेंगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई को यहाँ पर मान लेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। यानी कि दूरी जो है उस ट्रेन को कितनी अब ट्रेवल करनी होगी, यक्स। कितने की चाल से, 100/8 की चाल से। और वो जो है उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार करता है, तो उस प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करता है। लेकिन उसमें अगर ट्रेन की लंबाई जोड़ दी जाती है तब, यानी कि अगर उसे सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करनी हो तब उसके द्वारा कितना समय लगेगा, तो 18 - 8 सेकेंड लगेगा। कितना समय लगेगा, 18 - 8 सेकेंड लगेगा। यानी कि 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय आ जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100 हो गया।
2 आपका ऊपर जाएगा, 2 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर से ऊपर काटेंगे 10 को तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 25 125 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 मीटर। यानी कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 125 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सभी छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत क्या है। यानी कि जिन जिन छात्रों ने गणित में अंक प्राप्त किया उनका औसत यानी कि एवरेज क्या है। तो यहाँ पर जो है ए ने 88 अंक प्राप्त किए, बी ने 65 अंक प्राप्त किए, सी ने 72 अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तीनों छात्रों का गणित में अंकों का योग निकालना होगा। तो सभी को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, 88 प्लस 72 प्लस 65 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 7 15 15 1 16 16 16 6 आपका हो गया 22। यानी कि तीनों गणित के तीनों छात्रों द्वारा गणित में लाए गए अंकों का योग कितना है, 225 नंबर है। हमें चाहिए क्या, औसत। क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल कितने छात्र थे, तो ए बी सी थे, यानी कि टोटल 3 छात्र थे। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका गणित में लाए गए अंकों के छात्रों द्वारा औसत अंक हमें प्राप्त चल जाएगा। तो 3 से काटेंगे 225 को कितना बार में चला जाएगा, 3 7 21 आपका 1 बचा तो 3 5 15 हो गया। यानी कि गणित का जो है औसत अंक छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक यानी कि एवरेज नंबर जो है कितना है, तो 75 यानी कि 75 है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% क्या थी, मादा थी। यानी कि यहाँ पर लिख लेते मेल फीमेल। यानी कि टोटल जितने भी चूहे थे उनमें से 60% मादा थी। किसी भी व्यक्ति या फिर कहीं का भी जनसंख्या या फिर चूहे की जनसंख्या खुद में कितना होती है, 100% होती है। यानी कि कहीं की भी जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, किसी गांव की, विलेज की या फिर चूहे की क्यों ना हो, खुद की जनसंख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है। यानी कि टोटल जनसंख्या चूहे की जो है कितनी रही होगी, मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा का मिलाकर 100% रही होगी। उसमें से 60% क्या है, मादा है यानी कि फीमेल है। यानी कि 100 में से 60% क्या है, मादा है। 100 में से 60% क्या है, मादा है। तो 100 में से अगर 60% मादा है तो मेल यानी कि नर कितने रहे होंगे, 40% रहे होंगे। 100 में से अगर 60% मादा है तो मेल यानी कि नर कितने रहे होंगे, 40% रहे होंगे। इसको क्या करेंगे, रेशियो में चेंज कर लेंगे। रेशियो में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 आ जाएगा। यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसे यक्स मान लेंगे, इधर भी यक्स मान लेंगे ताकि आगे इसे हल करने पर कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मेल हम लोगों का हल करने पर कितना आ गया, 2 यक्स। फीमेल कितना आ गया, 3 यक्स आ गया। फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर जाते हैं और मरने वाले चूहों में से 30% नर है। यानी कि हमें पता नहीं है कि कितने चूहे की मृत्यु हो गई है। हमें क्या पता नहीं है, हमें ये पता बिल्कुल नहीं है कि कितने चूहे की मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला जा रहा है कि कुल चूहे जितने भी मरे हैं उनमें से 30% क्या है, नर है। यानी कि 30% क्या है, मेल है। तो टोटल जो मरे होंगे चूहे वो भी जो है खुद में क्या होंगे, 100% होंगे। जितने जो पहले चूहे थे वो भी जो है खुद में 100% थे, और जितने चूहे की मृत्यु हुई उन चूहों का भी जो है खुद में कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। उस 100% में से 30% क्या रहे हैं, नर रहे हैं यानी कि मेल रहे हैं। तो अगर 100% में से 30% नर यानी कि मेल है तो 70% क्या रहे होंगे, फीमेल रहे होंगे। दोनों को क्या करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे। रेशियो में हल करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, y से गुना कर देंगे यानी कि ये आपका 3y हो जाएगा, ये आपका 7y हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुरुष चूहे की मृत्यु दर तथा मादा चूहे की मृत्यु दर के बीच का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
पुरुष चूहे की मृत्यु दर पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल जो है उनका आबादी कितना था 2x, उनमें से 3y की जो है क्या हो गई मृत्यु हो गई, यानी कि इनका जो है टोटल जो आबादी कितना था 2x, उनमें से मृत्यु कितनी हो गई 3y की मृत्यु हो गई, यानी कि इतना अनुपात में क्या हो गई उनकी मृत्यु हो गई। ये तो आपका हो गया मेल का यानी कि नर का। उसमें से फिर फीमेल जो है क्या हो गई, टोटल जो है फीमेल की आबादी कितनी थी 3x थी, उनमें से 7y की क्या हो गई मृत्यु हो गई। दोनों का क्या पूछा जा रहा है रेशियो पूछा जा रहा है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, y से y चला गया, x से x चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या कर देंगे यहाँ पर इसको इससे गुना कर देंगे, इसको यहाँ पर इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 7 दूनी 14 आ जाएगा। यानी कि मेल और फीमेल का यहाँ पर जो है मृत्यु दर के बीच का अनुपात जो है कितना आ गया 9:14, यानी कि 9:14 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग बाइक से यात्रा करता है। जॉन जो है एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग बाइक से यात्रा करता है और शेष 6 किलोमीटर जो है कैसे चलता है पैदल चलता है। जॉन जो है किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग बाइक से यात्रा करता है और जो बची हुई दूरी है उसका जो है शेष जो बची हुई दूरी है वो जो है कितने किलोमीटर है 6 किलोमीटर, और उस 6 किलोमीटर को वह कैसे चलता है पैदल चलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरी यात्रा में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया, बोला गया कि 2/3 दूरी जो है बाइक से तय करता है, यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल दूरी जो है कितने यूनिट है 3 यूनिट है। टोटल दूरी जो है जॉन को जो है कितना दूरी कवर करना है तो 3 यूनिट तय करना है, उसमें से 2 यूनिट जो है किसे तय कर लिया गया बाइक से तय कर लिया गया है। जॉन को जो है टोटल 3 यूनिट जो है क्या करना है ट्रेवल करना है, उसमें से 2 यूनिट जो है क्या हुआ है बाइक से उसने यात्रा कर ली है। बचा हुआ कितना है 3 में से 2 यूनिट उसने ट्रेवल कर लिया है, यानी कि बची हुई जो है दूरी कितनी है तो 1 यूनिट की दूरी जो है अभी बची हुई है, और उस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 6 किलोमीटर दिया गया। कितना दिया गया 6 किलोमीटर दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा जो है कितने किलोमीटर की दूरी है, तो पूरी यात्रा कितनी है 3 यूनिट की थी। कितने यूनिट की थी 3 यूनिट की थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 किलोमीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 6 में से 3 को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 6 तिया 18 आ जाएगा। यानी कि कुल दूरी जो है जॉन को कितना यात्रा करना था 18 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि भोपाल से वाराणसी तक जाने की ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल लौटते समय उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी थी ये आपको बताना है। तो जब समान दूरी जो है कहीं से कहीं समान दूरी जो है जाई जाती है और समान दूरी जो है क्या होती है वापस आती है, यानी कि उसने जितना किलोमीटर गया था उतना किलोमीटर अब क्या हो रहा है वो वापस आ रही है, तब उसके औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। फॉर्मूला आपका होता है 2 × v1 × v2 बाई आपका क्या हो जाता है v1 + v2 होता है, यानी कि v1 आपका क्या हो गया फर्स्ट स्पीड यानी कि पहली गति, v2 आपका क्या हो गया सेकेंड स्पीड यानी कि दूसरी गति हो गई। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति निकालने का ये फॉर्मूला हो गया 2 × पहली गति × दूसरी गति बटा दोनों गति का योग होता है। हल करेंगे यहाँ पर यानी कि वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे 2 × पहली गति कितनी थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों गति का योग कितना था तो 100 + 80 तो आपका कितना हो जाएगा 180।
हल करेंगे, सिंप्लीफाई यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे 8 को तो 18 को तो 9 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया 800/9। आंसर आपका किस में दिया गया, पॉइंट में दिया गया, तो यहाँ पर पॉइंट में लाएंगे तो 9 8 72, 8 बचा, फिर 9 8 72, फिर 8 बचा तो 9 8 72, यानी कि 8 8 चला जाएगा, यानी कि आपका जो है कहीं पर 9 जरूर आएगा, यानी कि आपका कितना किलोमीटर जो है प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड, 88.89 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा स्पीड, यानी कि चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किराना व्यापारी को 45 किलोग्राम के बाजरे को 32 रुपये किलोग्राम के बाजरे में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर से बोला गया कि जब वो मिश्रण को 48 रुपये यानी कि 48 रुपीज में बेचता है तो उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे कि जब दोनों मिश्रण को मिला दिया जाता है तब उनका जो है क्रय मूल्य जो है कितना था, यानी कि यहाँ पर 48 रुपया क्या है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल लेंगे सीपी निकालेंगे। तो सीपी सबसे पहले क्या करेंगे प्रॉफिट को प्रॉफिट जो परसेंट में दिया गया उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट के कोई सामान पर 1 यूनिट का क्या हुआ लाभ में बेचा गया, यानी कि 48 रुपये में क्या किया गया उसे बेच दिया गया था। कितने में बेच दिया गया था 48, यानी कि 5 यूनिट का सामान 5 यूनिट का सामान पर 1 यूनिट के लाभ पर बेच दिया गया था, यानी कि उसे बेचा कितने में 6 में बेचा। तो उसे जो है खरीदा कितने में होगा 5 यूनिट में खरीदा होगा। हल करेंगे तो उन दोनों चावलों के मिश्रण का सीपी आ जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा 6 8 आपका हो जाएगा 48, यानी कि जब उसे मिश्रण किया जाता है दोनों जो है बाजरे का तब उनका सीपी जो है कितना हो जाता है ओवरऑल 40 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो यहाँ पर से हम लोग एलिगेशन से बनाकर इसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि 45 किलोग्राम वाले बाजरे और 32 किलोग्राम वाले बाजरे को जो है किस अनुपात में मिलाया गया था। तो 45 रुपये किलोग्राम वाले बाजरे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, 32 रुपये किलोग्राम वाले बाजरे हो गया, और ओवरऑल जो है ओवरऑल सीपी जो है कितना आ गया 40, यानी कि दोनों मिश्रण को जब मिलाया गया तब उनका सीपी जो है कितना आ गया था 40 आ गया था। यहाँ पर क्या कर लेंगे यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करना है। तो बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है 40 है, तो 40 में से क्या करेंगे 32 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना है तो 45 में से 40 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि इन दोनों को रेशियो में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि 45 किलोग्राम और 32 किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था तो 8:5 यानी कि 8:5 के रेशियो में मिलाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। मैं आपको ग्राफ पहले ही समझा चुका हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में ए और सी के कुल अंकों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, यानी कि हमें ए वाले छात्र का कुल अंक निकालना होगा और सी वाले छात्र का कुल अंक निकालना होगा, और दोनों का अंकों का योग करके फिर क्या करेंगे दोनों अंकों का कुल योग का क्या कर देंगे अंतर यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कि ए वाले छात्र का कुल अंक कितना है। जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 6 14 6 20, इकाई अंक आपका 0 हो गया, हाथ में 2, 8 8 16 16 6 22 और 2 आपका कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि ए ने कुल मिलाकर 240 अंक प्राप्त किए। फिर यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं कि सी ने जो है कितने अंक प्राप्त किए, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14, हाथ में 1, 7 6 13 13 और 8 आपका कितना हो गया 21 21 का आपका कितना हो गया 22 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया ए और सी के अंकों का कुल योग आ गया। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है अंतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 240 को क्या करेंगे 224 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा, यानी कि ए छात्र और सी छात्र के अंकों का योग का अंतर कितना है तो 16 है।
यहाँ पर आपका तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।